स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम अगेन साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 36, कल हमने 35 तक कंप्लीट कर लिया था। इसको आप शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और इस तरह से आप क्वेश्चंस मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके का देखते रहिए। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ दीज एक्सर्ट्स मोस्ट प्रेशर। 3 फिगर दिए हुए हैं, एक हील वाली सैंडल है, एक शूज़ है और एक और स्मॉल हील वाली जूती है। तो इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा खिंचाव प्रेशर, मोस्ट प्रेशर इसमें किन में सबसे ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है बी यानी कि शूज़ में, ऑप्शन नंबर बी है ए यानी कि लंबी हील वाली सैंडल में, ऑप्शन नंबर सी है छोटी स्मॉल शूज़ में, लेडीज शूज़ में जिसमें कि स्मॉल हील्स हैं, या फिर ऑल में इक्वल रहेगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि बड़ी वाली हील है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ी हील वाली सैंडल। क्वेश्चन नंबर 37 है, ड्यूरिंग ड्राई वेदर रबिंग अ प्लास्टिक स्केल विथ ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू। कह रहा है कि जब हम रब करते हैं, बालों को झाड़ते हैं प्लास्टिक के कॉम्ब से या कंघी से, उसके बाद हम उसके स्मॉल पीस, अगर पेपर के टुकड़े को स्मॉल पीस में कर दें और उसके पास ले जाएं तो क्या होता है कि वो आकर के उसमें सब सटने लगता है, उसमें मैग्नेटिक पावर एक आ जाता है। वो कैसे है, आप कभी घर पे भी करके देखिएगा। ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े कर लीजिए, उसको बाल से, कंघी को फिर बाल से कई बार झाड़िए और रगड़िए, उसके बाद उसको पेपर के पीस के पास जब लाएंगे तो पेपर के पीस सटने लगते हैं। तो आखिर ये किस काम होते हैं। इसमें ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मस्कुलर फोर्स। तो इसका जो आंसर है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स से सारी वस्तुएं एक दूसरे को खींचती रहती है और एक दूसरे को मतलब पृथ्वी पर अलग अलग रहती है। यहाँ लेकिन आंसर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर आ जाता है। दैट उसी का वो अपने से मतलब कि कागज़ वाली वस्तुओं को खींच लेता है, कागज़ की पीसेस को। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ दीज इज यूज टू मेज़र लिक्विड प्रेशर। किस चीज़ों से हम लिक्विड प्रेशर बनाते हैं, लिक्विड प्रेशर किस चीज़ से नापा जाता है। तो यहाँ फर्स्ट है एनीमोमीटर, दूसरा है मैनोमीटर, तीसरा है नैनोमीटर, चौथा है बैरोमीटर। तो एनीमोमीटर से होता है वायु वेग मापी, वायु के वेग, पवन के वेग को मापते हैं। मैनोमीटर से हम गैस और भाप के दबाव को नापने वाला ये यंत्र है। तो जो पानी यहाँ पूछा जा रहा है लिक्विड का, तो लिक्विड ही गैस और भाप में परिवर्तित होता है, यानी कि यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा मैनोमीटर, बी ऑप्शन हो जाएगा। बैरोमीटर से एक वायु दाब मापी यंत्र है, इससे वायु का दाब मापते हैं, खासकर वायुयान में यूज किया जाता है। 39 क्वेश्चन है, पिक द ऑड वन आउट। इसमें से कौन सा ऑड है उसको अलग करना है। ऑप्शन ए है फ्रिक्शनल, बी है मस्कुलर, सी है मैग्नेटिक एंड डी है मैकेनिकल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी मैग्नेटिक जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, फ्रिक्शन ऑकर्स बिकॉज मोस्ट सर्फेसेज आर नॉट। फ्रिक्शन ऑकर्स बिकॉज मोस्ट सर्फेसेज आर नॉट, क्या होते हैं नॉट, या स्मूथ नहीं होते हैं, कि रफ नहीं होते हैं, कि प्लेन नहीं होते हैं, कि सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए स्मूथ नहीं होते हैं, दैट्स वाई फ्रिक्शन बनता है, क्योंकि वो स्मूथ नहीं होते हैं, इसलिए फ्रिक्शन यहाँ बनना बहुत ही जरूरी है। मोस्ट सरफेस आर नॉट, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए स्मूथ सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 41 की तरफ आते हैं, वो भी फ्रिक्शन से ही और स्मूथनेस पे ही निर्धारित है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, यू विल स्लीप एंड फॉल इफ़ यू ट्राई टू वॉक ऑन अ सरफेस ओवर विच ऑयल इज स्पिल्ड। किसी सरफेस पे जब ऑयल गिरा रहता है तो उसमें हम फिसल जाते हैं, आखिर हम ऐसा स्लिप क्यों होते हैं, क्या उसका कारण है। उसका कारण ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, ऑयल इंक्रीज फ्रिक्शन, ऑयल जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है, या फिर ऑयल इज स्लिपरी होता है इसलिए, या फिर ऑयल रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा, ऑयल जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, वो घर्षण को कम कर देता है। जब घर्षण कम होता है तो इसलिए हम फिसल जाते हैं। हमें अगर नहीं फिसलना है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, रॉकेट एंड अ बर्ड हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप बिकॉज। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, ये स्ट्रीमलाइन एक तरह से बहाव की तरफ हो जाते हैं,
कोई भी रॉकेट होता है या फिर बर्ड जब उड़ती हैं, पक्षी उड़ती है हवा में तो बहाव की तरफ हो जाती है, क्यों, या उनका शेप उस तरफ की क्यों हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है इट गिव्स फोर्स टू मूव, वो हमें एक दबाव देता है मूव होने के लिए कि इट मूव्स थ्रू एयर विथ मिनिमम फ्रिक्शन, और सी है इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डी में है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि इट मूव्स थ्रू एयर विथ मिनिमम फ्रिक्शन, वो उस साइड में इसलिए मूव करते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन मिनिमम लगता है, दैट्स वाई दे मूव ऑन स्ट्रीमलाइन शेप। क्वेश्चन नंबर 43 है नेम द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ कह रहा है कि उस डिवाइस का नाम बताना है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करता है, पैरोमीटर, वेइंग स्केल, स्प्रिंग बैलेंस, या डी में है बोथ बी एंड सी, यानी कि वेइंग स्केल एंड स्प्रिंग बैलेंस। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि वेइंग स्केल और स्प्रिंग बैलेंस, बी एंड सी दोनों सही है, यानी कि डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऐसे डिवाइस है जो मेजर करते हैं फोर्स को व्हाइल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन है लाइटिंग कम्स बिफोर थंडर। कभी हम देखते हैं कि जब बादल गरजता है और बिजली चमकती है तो बिजली पहले हमें दिखाई देती है और बादल की जो गर्जना है वो बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों है? ऑप्शन नंबर 1 ए है लाइटनिंग इज ब्राइटर देन थंडर, लाइटनिंग क्या ब्राइटर होता है थंडर से। बी है लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, सी है साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट, डी है लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एयर साउंड कैन नॉट। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, क्योंकि लाइट साउंड से काफ़ी फास्ट उसका स्पीड होता है, दैट्स वाई पहले लाइट दिखाई देती है उसके बाद गर्जन सुनाई देती है बादल की। अब व्हाट इज एन इको, क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज एन इको। इको क्या है, इको क्यों सुनाई देता है, इको है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। इको एक साउंड है, तो ये क्या कौन सा साउंड है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, या सी में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड है, या मीडियम ऑफ साउंड है कोई? तो ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, बी हमारा ऑप्शन सही होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये जाता है कहीं टकराता है वहाँ से अगेन रिटर्न होता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दैट्स वाई इको इज हैपन। 46 नंबर है वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मेल वॉइस एंड अ फीमेल वॉइस बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट। ए है ऑप्शन लाउडनेस, म्यूजिक, पीच और टिम्बर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी पीच जो है वो सही होगा, पीच के कारण ही, वॉइस के पीच के कारण ही मेल और फीमेल्स के वॉइस में डिफरेंट किया जाता है। 47 क्वेश्चन नंबर है द लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी हर्ड बाय द एवरेज ह्यूमन इज 2 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज। तो सबसे जो लोअर मिनिमम एवरेज फ्रीक्वेंसी है जिसे ह्यूमन सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब सॉर्टर्स डिजीज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इंडस्ट्री, ये कौन सी इंडस्ट्री के द्वारा सॉर्टर डिजीज होता है? बैंगल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी वूल इंडस्ट्री सही होगा, वूल इंडस्ट्री के कारण सॉर्टर डिजीज होते हैं। इस तरह से हम 48 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा 49 क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है द प्रोसेस इज स्प्लिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल। ऑप्शन नंबर बी है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ लेयर, वहाँ था स्प्लिटिंग अ लेयर, यहाँ है रिमूविंग अ लेयर ऑफ अ मेटल फ्रॉम अनदर मेटल। ऑप्शन नंबर सी है द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल। 50 नंबर क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज, द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एलईडी? द एलईडी का ऑप्शन नंबर ए है लाइट इमिटिंग डायोड, बी है लाइट इमिशन डिस्प्ले, सी है लाइटनिंग इमिटिंग डिस्प्ले एंड डी है लाइट इमर्सन डायोड। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड।
क्वेश्चन नंबर 51 है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑफ दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है? ऑप्शन है शुगर सॉल्यूशन, बी केरोसिन, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी डिस्टिल वाटर। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस को? तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे खाना बनता है, जो सेल्स होते हैं यहीं पे खाना बनाते हैं। ये किसकी? तो अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 53 द प्रोटीन फैक्ट्रीज इन अ सेल आर। प्रोटीन फैक्ट्री, सेल्स का प्रोटीन फैक्ट्रीज कौन सा है? राइबोसोम्स है, सेल मेम्ब्रेन है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर अभी हम कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 53 द प्रोटीन फैक्ट्रीज इन अ सेल्स आर ए राइबोसोम, बी सेल मेम्ब्रेन, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी डी न्यूक्लियस। यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 54 दीज ऑर्गेनेल्स act like a digestive system of a cell. Which organs? Fats, proteins, cellulose, mitochondria। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर होगा। अब पूछ रहा है 55 में विच इज द लॉन्गेस्ट सेल। सो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? द पारामेशियम, द मसल सेल्स, स्किन सेल्स या नर्व सेल्स? तो ऑप्शन नंबर सी स्किन सेल्स सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स है। ऑप्शन नंबर सी स्किन सेल्स सही है। 56 क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डेवलप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ टू लेंस। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने डेवलप किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंसों वाला? तो रॉबर्ट हुक है ऑप्शन नंबर ए, माइकल फैराडे, सी में है थेodor स्वान एंड डी में है रोडोल्फ फर्शो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक जो है वो सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि व्हाई इज इट सेड दैट सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? ऑप्शन नंबर ए है इट इज बिकॉज दे हैव मेनी शेप एंड साइज। ऑप्शन नंबर बी है दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी है दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी है दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग पॉवर्टी। तो ड्यूरिंग पॉवर्टी ऑप्शन नंबर ए है मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल, बी में है चिल्ड्रंस ग्रो टॉलर रैपिडली, सी है ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप फॉर फीमेल्स एंड डी है वॉइस ब्रेक्स एंड बिगिन्स टू डिपेंड फॉर मेल्स। यहाँ और ई में है हेयर बिगिन टू ग्रो लॉन्गर। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में जो है ए बी एंड सी है, ऑप्शन नंबर बी में है बी सी एंड डी, और सी में है ए बी सी डी, डी में है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है, बी सी एंड डी। यानी कि कौन कौन से इसमें सही है? बी है चिल्ड्रंस ग्रो टॉलर रैपिडली, ब्रेस्ट बिगिन्स टू डेवलप फॉर फीमेल्स, a voice breaks and begins to deepen for males. Question number 59 है, which animals which give birth to young ones are called which animals? पहला है ओविपेरस, बी है मिनीपेरस, सी है विविपेरस एंड डी है नन ऑफ दिस। देखते हैं कौन सा क्या है। तो ओविपेरस जो है वो एक्चुअली जो अंडा से जो उत्पन्न होते हैं, जो इसको डिम्ब पशु भी बोलते हैं। ओविपेरस को अंडा से उत्पन्न, जैसे कि मुर्गी अंडे देती है उससे फिर अलग मुर्गी बनते हैं, इसे ओविपेरस इसको बोलते हैं। और जो विविपेरस है वो ऐसा जानवर जो जीवित बच्चे को जन्म देता है, जैसे जानवर गाय भैंस जो बच्चे देती है वो बड़े आकार में देती है। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ वही पूछा जा रहा है, यंग वंस आर कॉल्ड, तो विविपेरस आंसर सही हो जाएगा। विविपेरस का एंटोनिम्स है ओविपेरस। अ चेंज इन विच चेंज द वॉइस, किस चीज़ के चेंज से हमारा वॉइस चेंज हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है फारिंग्स। फारिंग्स का
क्या है, तो फारिंक्स एक तरह से है जल जाने की नलिका है, जो हमारे शरीर के अंदर जल जाता है वो नलिका को फारिंक्स बोलते हैं। ट्रेकिया वायु नली है, इससे वायु अंदर की तरफ जाता है। लेरिंग्स जो है कंठ नली है। गला जो है उसको लॉरिंग्स बोलते हैं। और कार्टिलेज बोलते हैं जो नरम हड्डी, सॉफ्ट हड्डी जो होती है, सॉफ्ट बोन जो होते हैं उससे कार्टिलेज बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है चेंजेस इन लेरिंग्स चेंजेस द वॉइस। जब हमारी लेरिंग्स चेंज होता है तो वॉइस भी चेंज हो जाता है। कंठ नली जब चेंज होती है, चूँकि कंठ से ही आवाज़ निकलता है, तो हमारा वॉइस भी चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ दीज ग्लैंड्स हेल्प अस टू रिलीज स्ट्रेस। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कौन सा ग्लैंड्स हेल्प करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, बी है एड्रिनल, सी है पैनक्रियाज एंड डी है थायराइड। तो यहाँ हम जानते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कब से संबंधित होता है? एड्रिनल जो है अधिवृक्क से होता है, पैनक्रियाज जो है इंसुलिन से, और थायराइड जो है गले से संबंधित होता है। तो यहाँ जो हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन है क्वेश्चन के अनुसार तो एड्रिनल होगा, वो स्ट्रेस को कम करने में सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, गिव वन वर्ड फॉर अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। ए है चार्जिंग, बी है अर्थिंग, सी है कंडक्टिंग एंड डी है इंसुलेटिंग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी अर्थिंग जो है वो सही है, जो कि प्रोसेस है ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 63 है, अंश मदर टोल्ड हिम नॉट टू कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म्स। अंश की मदर बोलती है कि अम्ब्रेला थंडरस्टॉर्म में नहीं ले जाइए, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रही है? इसका टेक्निकल, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है द अम्ब्रेला विल नॉट विथस्टैंड द स्टॉर्म। द ऑप्शन नंबर बी है द मेटल टिप्स ऑफ द अम्ब्रेला कैन अट्रैक्ट लाइटनिंग। सी है द अम्ब्रेला में ब्रेक एंड डी है अ रेन कोट इज बेटर देन द अम्ब्रेला। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, क्योंकि द मेटल टिप्स ऑफ द अम्ब्रेला कैन अट्रैक्ट लाइटनिंग। तो उस चीज़ से बचाव के लिए उसकी मदर बोल रही है कि थंडरस्टॉर्म में अम्ब्रेला ना ले जाएं। और लास्ट क्वेश्चन आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। अर्थक्वेक के मेजरमेंट, उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बैरोग्राफ, पी है एनीमोमीटर, सी है सिस्मोग्राफ एंड डी है नन ऑफ दिस। तो जैसा कि हम जानते हैं बैरोग्राफ जो होता है वायु दाब नापने वाला यंत्र है, वायु भार को नापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर जो है पवन के वेग को मापता है। सिस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक जब होता है तो उसके मैग्नीट्यूड को सिस्मोग्राफ नापता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिस्मोग्राफ। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।